ह्यूमन राइट्स वीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में बात करेंगे जो हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब को भारतीय जो तहाड़ जेल में कैद थे वहाँ पे उनका ट्रायल करने के बाद उनको उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया और उसमें हमने ये बता दिया था कि मोहतरम यासिन मलिक साहब को अब सज़ा सुना दी जाएगी। उसका बैकग्राउंड ये है कि चार्जेस जो थे वो फेक थे। टेररिज्म चार्जेस जो थे वो बिल्कुल फेक थे, फैब्रिकेटेड थे। जो टेरर फाइनेंसी का मामला था वो सारे फैब्रिकेटेड चार्जेस। और क्योंकि ये इस से भी बात सामने आती है फैब्रिकेशन की कि जब इनिशियली जब मुकदमा स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद तुफैल साहब एक बड़े लॉयर हैं जम्मू के, और वो वकील मुकर्रर हुए। लेकिन जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने उनको इतना ज़हनी प्रेशर किया और टॉर्चर किया कि वो फिर ज़हनी दबाव का शिकार होकर उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो फिर दुनिया से चले गए। तो उसके बाद फिर जो है वो यासिन मलिक साहब ने यही मुनासिब समझा कि कोई ऐसा दूसरा लॉयर जो है वो उनको जो एजेंसीज के कहने के ऊपर उनको मेरिट पे भी सज़ा सुना सकता है और हेल्प कर सकता है एजेंसीज की उसके अगेंस्ट, तो उन्होंने नहीं किया लॉयर। अब इस सूरत हाल में जो है वो एक तो इंडिया का जो चेहरा है वो एक फाशिस्ट चेहरा, पहले ही इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो एक हिंदुत्ववा जो उनकी एक फिलॉसफी है और बाकी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो हमें सामने आती हैं। कोई भी कम्युनिटी महफूज नहीं है। और अब जाके जब यासिन मलिक साहब को सज़ा सुनाई तो ये एक एडिशन है। वो ऑलरेडी जो फाशिज्म में इससे पहले देखिए मकबूल भट्ट साहब को जो है वो सज़ा सुनाई, फिर उससे बाद अफजल गोरो जो है 2013 में उसको सज़ा सुनाई गई, और अब जो है वो यासिन मलिक साहब को सज़ा सुनाई गई। अब यासिन मलिक साहब जो कि पॉलिटिकल आदमी थे, जो कि कोई टेररिस्ट नहीं है, और उनके पॉलिटिकल होने का उनकी सारी जो स्ट्रगल है पॉलिटिकल है, यही जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलते रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर उनकी सरकार जो है वो जम्मू में मिलने आती है, फिर उसके बाद वो दिल्ली में बुलाती है यासिन मलिक साहब को। तो उनकी जो सारी स्ट्रगल है वो पीसफुल स्ट्रगल थी, वो पुरअमन स्ट्रगल थी। उसी तरह की स्ट्रगल जिस तरह उससे पहले जो ताज बरतानिया के अगेंस्ट हमें मिलती है स्ट्रगल, जो गांधी की शक्ल में या कायद आज़म की शक्ल में, तो उनकी स्ट्रगल जो थी वो एक पीसफुल स्ट्रगल थी अपने कश्मीरी लोगों के लिए। इसी बिना के ऊपर आप देखते हैं कि उनकी सज़ा के बाद पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो श्रीनगर में, कुपवाड़ा में, जगह जगह जो है वो मुजाहरे हुए हैं। और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि यूके के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि कश्मीरियों की कम्युनिटी है, वहाँ भी हमें मुजाहरे देखने को मिले हैं। और इसी तरह मीडिया के अंदर अब देखें तो एक पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पे हमें यासिन मलिक साहब को जो सज़ा सुनाई गई है उसकी कंडेमनेशन हमें मिल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो रोक सकते थे। यूके, अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता था कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और इस तरह फेयर ट्रायल जो है वो नहीं हुआ, और इस बिना के ऊपर जो है यासिन मलिक को नहीं सज़ा सुनाई जानी चाहिए। तो ये लेकिन बड़ी ताकतों ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। और बड़ी ताकतें क्यों इंटरफेरेंस करें? क्योंकि बड़ी ताकतों के जो मफादात हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो वारफेयर है, इंडिया जब अमेरिका से खरीदता है, सबसे बड़ा परचेजर है अमेरिका का, और फिर रीजनल अलाय है इस खत्ते के अंदर, तो फिर उसके बाद क्या रह जाती है कि अमेरिका जो है वो
انٹروین کرے یاسین ملک کے معاملے میں، یا کوئی دنیا کی دوسری طاقت جو ہے یو کے یا فرانس ایون انٹروین کرتے. سو انٹرونشن نہیں ہوئی، اور ریئیکشن ضرور سامنے آیا، کہ جو سامنے آیا کہ کنڈمنیشن ہوئی. اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو سزا ہوئی ہے، یہ نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، اس کی وائلیشن ہے، بلکہ جو انڈیا کانسٹیٹیوشن کے اپنی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ اس کی وائلیشن میں ہے. اور کانسٹیٹیوشن جسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کو قائم رکھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بائنڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کی اگر خلاف ورزی شروع کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک نہیں رہ سکتا. اب انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے، مودی سرکار نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. اس سے پہلے کشمیر میں کا جو سٹیٹس تھا وہ چینج کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر یہ اب یاسین ملک صاحب کا سزا سنائے جانا. تو جب کانسٹیٹیوشنل وائلیشن شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ملک جو ہے وہ اس طرح نہیں رہ سکتا جس طرح کہ وہ ملک کے بڑوں نے وہ ملک بنایا تھا اور اس کانسٹیٹیوشن میں ڈالا تھا جس کانسٹیٹیوشن پہ وہ ملک چلتا رہا ہے. تو کانسٹیٹیوشن سے ملک کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ فزیکلی بھی اور اوریجنلی بھی اس جگہ کھڑا نہیں ہے جس جگہ وہ کھڑا تھا. تو اس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں چشم تصور میں کہ آئندہ چل کر جو ہے وہ اسی طرح انڈیا کے مزید ٹکڑے ہوں گے اور ان کے حصے جو ہے وہ بکھرے ہوں گے، اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ خود اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن پہ جا رہے ہیں. ہیومن رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.